नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पॉलिटी की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक पढ़ा था। आर्टिकल 12 से 35 यानी कि आपका क्या हुआ, यानी कि हुआ आपका फंडामेंटल राइट्स, यानी कि आपके मूल अधिकार। हम बात कर रहे थे मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकारों में बात करने के बाद आज हमें आर्टिकल 35 के आगे बात करनी है। तो आर्टिकल 35 के आगे बात करनी है हमें आर्टिकल 36 की। आर्टिकल 36 जो कि आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। तो शुरू करेंगे हम लोग आज की क्लास को आर्टिकल 36 से। हमें सभी आर्टिकल्स को जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए उनको कवर अप करना है। तो हम लोग शुरू करेंगे आज आर्टिकल 36 से। आर्टिकल 35 जो कि आपका फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ था, उसको हम लोग अपनी पिछली क्लास में कर चुके हैं। आर्टिकल 36 जो है वो आपका राज्य की फिर से परिभाषा है, और वही राज्य की परिभाषा दोबारा से दी हुई है हमारे संविधान में, जो आप आर्टिकल नंबर 12 में पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ चुके हैं? आर्टिकल 12 में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारी संसद, हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका और वो क्या कहते हैं, सभी सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान, इनकी बात की गई थी आर्टिकल 12 में। जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है वो आर्टिकल 12 पहले पढ़ लीजिएगा, तो आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियर वर्ड्स में वो डेफिनेशन मिल जाएगी। तो क्या है आर्टिकल 36? एक मोटा मोटा आपको ऊपर से बता देते चलते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा दी हुई है, राज्य की परिभाषा दी हुई है आपकी आर्टिकल 36 में। दिख नहीं रहा है, एक मिनट में थोड़ा सा नीचे लिख दूं ताकि दिखे आप लोगों को। दिख नहीं रहा है आर्टिकल, दिख रहा है ना? आर्टिकल 36 ये सेम एज आर्टिकल 12 है, सेम एज आर्टिकल 12, सेम एज आर्टिकल 12 है। ये जो राज्य की क्या था आर्टिकल 12 में वो भी बता देते हैं। तो आर्टिकल 12 में क्या था? तो राज्य की परिभाषा दी गई थी, राज्य की परिभाषा दी हुई है आपकी आर्टिकल 12 में। क्या है आर्टिकल 12 में? आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा दी हुई है। तो हम लोग को बात कहां से करनी है? हमको बात करनी है आर्टिकल 37 से, जो कि है आपका नीति निदेशक तत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीति निदेशक तत्व, जो कि आपका आर्टिकल 37 है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी। अब डीपीएसपी का क्या मतलब होता है उसको देख लेते हैं। डीपीएसपी, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है डीपीएसपी का फुल फॉर्म, कि डीपीएसपी स्टैंड्स फॉर व्हाट? देन डीपीएसपी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हो गया आपका डीपीएसपी का फुल फॉर्म। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं नीति निदेशक तत्व। क्या बोलते हैं? नीति निदेशक तत्व। अच्छा, अब डीपीएसपी आर्टिकल 37 से हमें जो पढ़ना था हम उसकी बात करते हैं कि आर्टिकल 37 क्या कहता है। देखिए, जो आपका डीपीएसपी होता है, पहले ये समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखिए, डीपीएसपी में क्या होता है, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो पॉलिसी बनाती है, हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाती है। तो डीपीएसपी का काम क्या है? डीपीएसपी का काम ये है कि ये राज्य को या फिर वो बॉडी जो लॉज बना रही होती है हमारे लिए, उसको डायरेक्ट करती है। क्या करती है? उसको एक रास्ता दिखाती है कि आप इस रास्ते पे होते हुए जाएंगे और एक अच्छा सा लोक कल्याणकारी, मतलब जिसमें सबका भला हो, ऐसा एक कानून बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई ना? बोलो भैया, समझ में आ रही है ना बात? क्या काम होता है डीपीएसपी का? काम क्या होता है कि ये डायरेक्ट करता है स्टेट्स को या लॉ मेकिंग बॉडीज को कि आपको कानून जो बनाना है वो कैसे बनाना है। तो ये हो गई बात डीपीएसपी की। अब हमें बात करनी है आर्टिकल 37 की, कि आर्टिकल 37 क्या कहता है। तो आर्टिकल 37 ये कहता है
कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, मतलब जो गवर्नमेंट स्टेट्स की जो लॉ मेकिंग बॉडीज है, वो जो भी लॉज बनाती है या फिर वो जो भी कोई नया कानून लाती है, कोई चीज करती है लोक कल्याणकारी के हित में, तो उसको न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा परिवर्तित मतलब कोर्ट उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। यानी कि क्या हुआ कि जो आपकी नीति निदेशक तत्व बॉडी है ये बिल्कुल फ्री है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसमें कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं चलता है, कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं चलता है। तो यही है आपका आर्टिकल 37। क्या है आर्टिकल 37? कि राज्य के नीति निदेशक राज्य के नीति निदेशक तत्व को न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। राज्य के नीति निदेशक तत्व को न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कौन कहता है? तो ये कहता है आपका आर्टिकल नंबर 37, आर्टिकल 37। फिर बात करते हैं आर्टिकल 38 की। क्या कहता है आर्टिकल 38? देखिए हम वही आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टेट में आपका 7 नंबर का मैक्सिमम आता है पॉलिटी, 7 नंबर की पॉलिटी आती है, जो आपका ईवीएस सेक्शन, आप लोग ईवीएस कहते हैं, तो उसी में ये पॉलिटी पूछता है। तो उसमें 7 नंबर की पॉलिटी आती है, तो हमको बस उतना ही पढ़ना है जो आपके मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। और 90% कोशिश यही रहेगी कि यूपी टेट और सुपर टेट में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से उठते हैं। आपका आर्टिकल 21A हो गया, बहुत बार पूछा गया है। फंडामेंटल राइट्स जो है आपके आर्टिकल 12 से 35 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वहां से क्वेश्चंस उठते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 38 की। तो आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 38 में यह कहा गया है कि राज्य जो है, मतलब जो स्टेट है, वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब लोक कल्याण क्या होता है? लोक कल्याण यानी कि क्या हुआ? लोक कल्याण का मतलब यह हुआ कि आपका कल्याण, जनता का कल्याण करने के लिए राज्य जो है वो योजना बनाएगा। तो उसको कौन डायरेक्ट करता है? उसको कौन बाध्य करता है? कौन बाध्य करता है कि उसको लोक कल्याण के लिए वो नीतियां बनाए? डीपीएसपी के थ्रू ही। डीपीएसपी उसको डायरेक्ट करता है कि जो राज्य है वो लोक कल्याण के लिए नीतियां बनाए। तो देख लेते हैं आर्टिकल 38 क्या कहता है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था, राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो इसको कौन डायरेक्ट करता है? ये डीपीएसपी डायरेक्ट करता है कि जो राज्य है वो लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण राज्य करेगा। तो ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 38। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं हम लोग। आर्टिकल 39 है आपका नेक्स्ट, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 के पार्ट्स हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको उसको पढ़ना है आर्टिकल 39A। क्या है आर्टिकल 39A? अब आर्टिकल 39A क्या कहता है? आर्टिकल 39A बाध्य करता है। किस चीज के लिए बाध्य करता है? आर्टिकल 39A बाध्य करता है कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर उसने काम सेम किया है, अगर वो सेम पद पे है, सेम कार्य कर रहे हैं, तो उनको वेतन भी सामान्य दिया जाएगा। सामान्य नहीं दिया जाएगा, समान दिया जाएगा, मतलब कॉमन वेतन होगा। हालांकि ये बाध्यता सिर्फ और सिर्फ सरकारी के लिए है, प्राइवेट्स में ऐसा नहीं होता है, पर एज गवर्नमेंट पॉलिसीज तो ये रूल बना हुआ है कि
आपका जो सैलरी आएगी वो चाहे पुरुष हो या वो महिला हो, दोनों को वेतन समान होगा। तो क्या कौन सा है आर्टिकल? आर्टिकल 39A, महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए सामान्य वेतन दिया जाएगा। महिला और पुरुष, महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए, मतलब अगर आप दोनों ईंटा ढो रहे हैं तो 250 लेबर उसका चार्ज है, तो 250 भी स्त्री को भी मिलना चाहिए। अगर आप आईएएस की पोस्ट पे हैं, 1 लाख रुपए वेतन है, तो अगर 1 लाख पुरुष को मिलेगा तो 1 ही लाख स्त्री को मिलेगा। महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन। महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। चलिए आर्टिकल 39A समझ में आ रहा है ना सबको, कि महिला और पुरुष अगर दोनों सेम कार्य कर रहे हैं तो वेतन भी भाई दोनों को बराबर ही मिलना चाहिए। फिर आपका आता है आर्टिकल 37, 38, 39, 36 मैंने बता दिया था कि उसमें राज्य की परिभाषा दी हुई है, वो सेम है एज आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, तो उसको दोबारा हम लोगों ने यहां पे ज्यादा फोकस नहीं किया है, वहां पर अच्छे से बताया था, मैंने आपको पूरी डेफिनेशन बताई थी, तो उसको वहीं से देख लीजिएगा। तो 36, 37, 38 और 39 आर्टिकल आपके यहां पे हो गए। आर्टिकल 40 की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 40, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका आर्टिकल 40। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 40 क्या है, तो ग्राम पंचायतों का जो गठन हुआ था वो आर्टिकल 40 से हुआ था। ग्राम पंचायतों का गठन कहां दिया हुआ है? तो ग्राम पंचायतों का गठन दिया हुआ है आर्टिकल 40 में। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में है, तो ग्राम पंचायत आपका है आर्टिकल 40 में। किसमें है? आर्टिकल 40 में है। चलिए ग्राम पंचायतों का गठन हो गया, ग्राम पंचायतों का गठन हो गया आर्टिकल 40। इतनी चीजें समझ में आ गई। आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 की बात करते हैं। आर्टिकल 41, तो आर्टिकल 41 बात करता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार हमको दिया गया है। कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में काम, सहायता, शिक्षा पाने का अधिकार। मींस अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, अगर जो सिचुएशन है वो आपके अनुसार नहीं चल रही है, आपके मन के अनुसार, आपकी परिस्थितियां आपके विपरीत हैं, फिर भी आपको यह अधिकार दिया गया है कि किसी कुछ स्पेशल कंडीशंस में, स्पेशल कंडीशंस में, जैसे कि आपको कंडीशंस क्या होनी चाहिए, जैसे आपको मैंने काम पे रख लिया, अब काम पे रख लेना ही तो सब कुछ नहीं है, आपके लिए एक फेवरेबल वर्किंग कंडीशन, जैसे कि मान लिया आपको ढकेल दिया हमने कोयले की खान में, अब वहां ना लाइट है ना आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दें, आपकी जान पे बनाई है। अब आपकी जान पे बनाई है तो क्या ऐसी कंडीशन में काम करवाना आपसे उचित होगा? क्या ये आपके मूल अधिकार जो हैं उनका हनन नहीं होगा? जरूर होगा। तो यही चीज कही गई है कि कुछ एक फेवरेबल वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? फेवरेबल वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। उन्हीं फेवरेबल वर्किंग कंडीशंस में ही हम आपसे काम को करा सकते हैं। तो फेवरेबल वर्किंग कंडीशंस की बात की गई है कि हमें एक, जैसे शिक्षा पाना है तो एक वेल मेंटेन्ड क्लासरूम होना चाहिए जहां पर बच्चों को सभी उचित प्रकार की सहायता अवेलेबल होनी चाहिए, कि उनके लिए जैसे गवर्नमेंट क्या उपलब्ध कराती है, ड्रेस उपलब्ध कराती है, खाना उपलब्ध कराती है, का ड्रेस, खाना, कॉपी, किताब, जूता, मोजा, सब कुछ, तो एक फेवरेबल कंडीशन बनाई जाती है। इसी तरह से काम में भी होता है कि ऐसा ही काम आपसे कराएं जो एक मानव के करने के लायक उचित हो। पता चले अब आपको हम बैल समझ के और आपसे हल जुतवा लें, ये तो नहीं कर सकते ना। हालांकि ऐसा होता है, कुछ टफ वर्किंग कंडीशंस होती हैं, तो उन्हीं से बचाने के लिए एक व्यक्ति जिस स्थिति में काम कर सकता है ताकि उसकी जो सेहत है, जो उसकी तबीयत है, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, एक ऐसी कंडीशन में बनाकर हम उससे काम करवाएं, उन्हीं सब उसी के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन, फेवरेबल मतलब कि
काम करने लायक जगह होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? काम करने लायक जगह होनी चाहिए। आर्टिकल 41 हो गया आपका। बात कर लेते हैं हम लोग आर्टिकल 42 की। क्या बात करते हैं? आर्टिकल 42 की। आर्टिकल 42। अब आर्टिकल 42 क्या कहता है? आर्टिकल 42 फिर से वही बात कहता है कि काम के लिए एक मनोवांछित दशा होनी चाहिए। काम के लिए क्या होना चाहिए? एक मनोवांछित दशा होनी चाहिए। तो मनोवांछित दशा में फिर वही बात होती है सॉरी, काम के लिए एक मनोवांछित दशा। अब वो मनोवांछित दशा में क्या आता है कि जैसे जैसे आपके हिसाब से, मतलब आपका वर्किंग टाइम 8 घंटे का होना चाहिए, बीच में आपको एक घंटे का खाने का ब्रेक मिलना चाहिए, खाने का ब्रेक हो, आपका वर्किंग टाइम 8 हो, हफ्ते में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। अगर आपकी तबीयत खराब है तो उसके लिए आपको कुछ मेडिसिनल लीव या जो लीव होती है वो दिया जाना चाहिए। आपको कोई विशेष काम है वो लीव दिया जाना चाहिए। आपकी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए कि एक वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए जहां पे आप बैठ के कार्य कर रहे हो। ये नहीं है कि आपको हम 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा आपसे काम कराए ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही है कि काम के लिए कुछ मनोवांछित जो दशा होती है वो काम के लिए न्याय संगत मनोवांछित, मतलब जो अकॉर्डिंग टू लॉ हो और मनोवांछित हो। ये नहीं कि कुछ लोगों का मनोवांछित समझ लेंगे। अभी हमने कह दिया सर मनोवांछित, सर मेरा काम करने का मन 1 घंटा है तो क्या हम 1 घंटा काम करेंगे? तो वो वाला मन नहीं, न्याय संगत हो कि कंपनी भी ना डूबे, क्या हो, कंपनी भी ना डूबे और आप अपना कंपनी का भी काम चलता रहे और आपके भी तन मन धन, आपका तन मन से कोई नुकसान ना हो, धन से कोई नुकसान ना हो, तन मन धन से ना आपको कोई हानि पहुंचे ना उस कंपनी को कोई हानि पहुंचे। तो एक ऐसी स्थिति हम जहां पे काम होगा वहां पे एक ऐसी स्थिति हमको बनानी पड़ेगी। तो यही है आपका आर्टिकल 42 की काम की न्याय संगत मनोवांछित दशा। क्या है? काम करने की, लिख लीजिएगा इसको, काम करने की मनोवांछित, काम करने की मनोवांछित, काम करने की मनोवांछित मतलब मन के हिसाब से न्याय संगत, मनोवांछित न्याय संगत दशा। न्याय संगत नहीं लिखेंगे तो आप लोग अभी फिर वही करेंगे। न्याय संगत मनोवांछित न्याय संगत दशा। आर्टिकल 42 में काम करने के लिए मनोवांछित न्याय संगत दशा की तो बात की ही गई है, साथ ही साथ इसमें एक चीज और ऐड कर दी गई है। क्या ऐड कर दिया गया है इसमें एक चीज जो ऐड कर दी गई है वो ये है कि इसमें मैटरनिटी की बात की गई है। मैटरनिटी यानी कि अगर किसी जो फीमेल है, अगर उसको मान लीजिए कोई बेबी होने वाला है तो उसके लिए भी एक उचित इंतजाम उस वर्किंग प्लेस पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक उचित इंतजाम उस वर्किंग प्लेस पे होना चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं? मनोवांछित दशा तथा प्रसूति सहायता उपबंध अवेलेबल होने चाहिए तथा प्रसूति सहायता तथा प्रसूति सहायता उपबंध मौजूद होने चाहिए। प्रसूति सहायता उपबंध, प्रसूति सहायता उपबंध मौजूद होने चाहिए। वहां पे जो आपकी वर्किंग प्लेस है वहां पे क्या होना चाहिए? प्रसूति सहायता उपबंध मौजूद होने चाहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 42 तक आपका हो गया। अब समझ, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि काम की न्याय संगत मनोवांछित दशा क्या होती है, प्रसूति सहायता उपबंध। अब तो देखिए हमारी गवर्नमेंट ने 6-6 महीने की मैटरनिटी लीव देती है और अगर हॉस्पिटल लेडीज जाती हैं मान लीजिए तो वहां पर उनको कैश पैसा और डिलीवरी चार्जेस भी निल हैं। तो ये सारी सहायता जो अवेलेबल होती है वो इसी आर्टिकल के थ्रू अवेलेबल होती है फीमेल्स को। चलिए समझ में आ गया ना आप लोग को? चलिए इसका स्क्रीनशॉट आई होप आप सभी ने ले लिया होगा। आगे बढ़े हम लोग।
चलिए इसको हटा देते हैं, फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा डीपीएसपी इंपॉर्टेंट रहता है। डीपीएसपी क्या होता है ये चीज याद रखिएगा। डीपीएसपी की बात किस आर्टिकल में कही गई है इसको याद रखिएगा। डीपीएसपी से अक्सर क्वेश्चंस उठते रहे हैं, तो डीपीएसपी जरूर याद रखिएगा। डीपीएसपी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि डायरेक्ट करता है स्टेट्स को कि एक फेवरेबल पॉलिसीज लोगों के लिए, एक फेवरेबल पॉलिसीज, लोक कल्याणकारी योजनाएं सरकार बनाए। राज्य सरकारें एक लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाए। तो आर्टिकल 42 आपका हो गया है। आर्टिकल 43 में मजदूरों की बात की गई है। आर्टिकल दिख रहा है? आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 43 में कर्मकारों, कर्मकार कौन? मजदूर। कर्मकारों के लिए, कर्मकारों के लिए निर्वाह, मतलब जो लोग काम करते हैं, जो डेली वेज लेबर हैं, उनकी बात की गई है कि उनके निर्वाह के लिए, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात की गई है कि इनको एक उचित वेतन मिले, इनका कोई शोषण ना करे। अच्छा, अब कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात हो गई, तो यहां पर एक दो स्पेशल फील्ड्स मेंशन है। कहां कहां पे? एक तो उद्योग में, मतलब जो धंधे करते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह है, वहां पे इनका शोषण ना हो। कृषि के लिए हमें लेबर की बहुत आवश्यकता पड़ती है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक हमारे यहाँ का एक स्टेट है, वहां पर मैक्सिमम क्या होता है कि लोगों को बंधुआ मजदूर बना लेते थे, अंदर जाते थे, बड़ी बड़ी खेतें होती थी, अब उसमें उठा के लोगों को बंद कर दिया, उनको सिर्फ खाना मिल रहा है, वो भी कभी काम नहीं किया तो एक टाइम खाना दे रहे हैं, अगर कोई गलती हो गई तो पता चल रहा है मार भी पड़ रही है। तो वो सारी चीजें ना हो, तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। उद्योग और कृषि फील्ड जो है इसको स्पेशली मेंशन कर दिया गया है। आर्टिकल 43 जो है ए आर्टिकल 43 ए जो है वो स्पेशली बनाया किसके लिए गया है? आर्टिकल 43 ए। आर्टिकल 43 ए भी है, तो आर्टिकल 43 बनाया गया है स्पेशली उद्योग वाले लेबर्स के लिए, जो उद्योगों में काम करते हैं, तो उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो उद्योगों के प्रबंध में, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों, उद्योगों के प्रबंध में क्या है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, कि जो भी फैक्ट्रीज हो, मान लीजिए वहां जो भी कार्य हो रहा हो, अगर वहां से बेनिफिट हो रहा हो, तो जो लेबर्स हैं उनको भी एक फेवरेबल वर्किंग कंडीशन, उनकी वेजेस बढ़ाई जाए। ये सारी बातें कही गई हैं आर्टिकल 43 ए में। स्पेशली जो इंडस्ट्रियल लेबर है उनको स्पेशली मेंशन किया गया है। किसमें? उनको स्पेशली मेंशन किया गया है आर्टिकल 43 ए में। आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 क्या है? हमारे यहां एक कानून बनाया गया था कि चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, सबके लिए एक समान सहायता, एक सिविल यूनिफॉर्म कोड, सिविल यूनिफॉर्म कोड की हम बात करते हैं। एक सिविल यूनिफॉर्म का कोड का क्या मतलब होता है? सिविल यूनिफॉर्म कोड मतलब होता है कि एक समान सहायता, मतलब सभी के लिए एक समान रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होंगे वो सभी के लिए एक समान होंगे, सभी को गवर्नमेंट एक समान सहायता देगी, कोई ऊंच कोई नीच नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका नाम है। समस्त नागरिकों के लिए सिविल सहायता क्या है? आर्टिकल 44
समस्त नागरिकों के लिए, समस्त नागरिकों के लिए सिविल, समस्त नागरिकों के लिए सिविल सहायता, समस्त नागरिकों के लिए सिविल सहायता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, अच्छी बात क्या है, अच्छी बात कहें या बुरी बात कहें, जो भी है तो है, अब क्या कर सकते हैं भैया, नहीं मानेंगे, हमारे यहां भी लागू कर दिया जाए, बवाल हो जाएगा, रातों रात दंगे कटने लगेंगे, ये स्थिति हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया क्या होता क्या है आर्टिकल 44 में, समस्त नागरिकों के लिए एक सिविल सहायता, मतलब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड कि सबके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम होंगे वो सबके लिए बिल्कुल सेम होंगे, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी। तो हमारे यहां का ये एक ऐसा स्टेट है जहां पर ये लागू भी है, सिर्फ एक स्टेट ऐसा है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और वो स्टेट कौन सा है, तो वो स्टेट है आपका गोवा, ओनली इन गोवा। गोवा में ये लागू है, ओनली इन गोवा। याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ गोवा में इस वक्त कार्य कर रहा है आर्टिकल 44। गोवा में ये कार्य कर रहा है, समस्त नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां पे काम कर रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ काम कर रहा है गोवा में। चलिए बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 45 की, किसकी बात करते हैं, बात कर लेते हैं हम लोग आर्टिकल 45 की। क्या है आपका आर्टिकल 45? आर्टिकल 45 जो है ये 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये जो आपका आंगनवाड़ी वगैरह का जो कार्यक्रम चलता है उसको कह सकते हैं कि इसी एक्ट के तहत आया होगा, इसी आर्टिकल के तहत 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान। बाकी आप लोग जानते हैं 6 से 14 भी फ्री है, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है आर्टिकल 45 के द्वारा। आर्टिकल 45 के द्वारा क्या है, आर्टिकल 45 के द्वारा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है। चलिए ये हो गया आपका 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान की बात हो गई। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है आर्टिकल 45 से। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 46 की, किसकी बात करते हैं, आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 क्या कहता है कि राज्य जो है वो अपने यहां के जो अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य जो पिछड़ा वर्ग है, जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग तथा जो कमजोर समुदाय के लोग हैं, जो कमजोर समुदाय के लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए कोई स्पेशल पॉलिसी फ्रेम करे, कुछ स्पेशल पॉलिसीज फ्रेम करे। तो लिख लेते हैं इसको, क्या है, क्या कहता है, राज्य अनुसूचित, जैसे कि आपके कौन हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, मुस्लिम को भी रखा है उसमें, राज्य अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य दुर्बल समुदाय तथा अन्य दुर्बल समुदाय के लिए व्यवस्था बनाएगा, तथा अन्य दुर्बल समुदाय के लिए व्यवस्था, अन्य दुर्बल समुदाय के लिए व्यवस्था बनाएगा, अन्य दुर्बल समुदाय के लिए व्यवस्था बनाएगा। समझ में आ गई बात कि जो हमारे यहां कमजोर लोग हैं, दुर्बल लोग हैं, गरीब हैं, समाज के शोषित लोग हैं, दबे कुचले हैं, उन सभी के लिए व्यवस्था बनाने के लिए डायरेक्ट करता है। ये भी सब डीपीएसपी के तहत ही है, ये जो आदेश दिए गए हैं कि राज्य अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य दुर्बल समुदाय के लिए व्यवस्था बनाएगा। तो ये रहा आपका आर्टिकल 46।
चलिए बात कर लेते हैं हम लोग आर्टिकल 47 की। क्या बात करते हैं? बात कर लेते हैं आर्टिकल 47 के लिए। आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 अब क्या कहता है आर्टिकल 47? आर्टिकल जो आपका 47 है ये कहता है कि रहन सहन खान पान के स्तर को, रहन सहन लिखते चलिएगा साथ ही साथ, रहन सहन खान पान, रहन सहन खान पान के स्तर को ऊंचा उठाना, ऊंचा उठाना राज्य का कर्तव्य है। एहसान नहीं कर रहा है, डीपीएसपी उसको डायरेक्ट करता है कि आप ऐसी योजनाएं बनाइए जिससे जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऊपर उठे। जब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर उठेगा तभी हमारे देश का नाम होगा, हमारे देश की एक अलग पहचान बनेगी, हमारे देश का नाम होगा, हमारे देश की एक अलग पहचान होगी। तो रहन सहन खान पान के स्तर को ऊंचा उठाना राज्य का कर्तव्य है। कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 47। चलिए लिख लीजिएगा इसको जल्दी जल्दी। आर्टिकल 48 की भी बात करते हैं। आर्टिकल 48, आर्टिकल 48, तो आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 ये कहता है कि कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था करने की बात करता है, कि वो कहता है स्टेट से कि कृषि को आप मोटिवेट करिए, पशुपालन को मोटिवेट करिए। आपको पता होगा आपके उत्तर प्रदेश सरकार में अगर आप गाय पालते हैं तो आपको कुछ रुपए पर डे के हिसाब से महीने में दिया जाता है। तो वो सब किसके तहत आता है? वो सब इसी के तहत आता है कि कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था करना। क्या है? कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था करना, कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था करना, कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था करना आपका है आर्टिकल 48। 48A भी है आपका। 48A इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। देखिए जो चीजें पूछी गई है एग्जाम्स में उनको मैं मार्क करता हुआ चल रहा हूं, याद करना आपका काम है, आपको उसको दिमाग में रखना होगा। क्या है आर्टिकल 48A? आर्टिकल 48A है आपका पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण। मतलब हमें अपने पर्यावरण की भी रक्षा करनी है और साथ ही साथ जो वन में रहने वाले जीव हैं उनकी रक्षा की बात करता है आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A किसकी बात करता है? तो पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण की बात करता है। पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण की बात करता है। पर्यावरण मतलब आपका इन्वायरमेंट हो गया, वन्य जीव मतलब जैसे आपका शेर, चीता, बाघ, भालू, जंगल में जो कुछ भी रहता है सब वन्य जीव है। तो इन सब को बचाने के लिए सरकार को काम करना है। और क्या क्या काम करता है? जैसे सरकार आपकी क्या बनाती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाती है, नेशनल पार्क बनाती है। तो वहां पे क्या होता है? इन लोगों के रहने लायक एक माहौल क्रिएट किया जाता है ताकि इनकी डेथ ना हो और ये सब के सब एक उचित माहौल में आराम से रहें। आर्टिकल 49 की बात करते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 49। अच्छा, आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल जो आपका 49 है ये क्या कहता है? आर्टिकल 49 कहता है कि जो नेशनल साइट्स है हमारी, जो नेशनल इंपॉर्टेंट, जो हमारी राष्ट्रीय इमारत है, नेशनल मॉन्यूमेंट्स, तो उनकी रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। तो राष्ट्रीय इमारत, स्मारक, नेशनल मॉन्यूमेंट्स, नेशनल बिल्डिंग्स एवं नेशनल मॉन्यूमेंट्स जो कुछ भी हैं
जैसे कि आपका ताजमहल हो गया, आपका रेड फोर्ट हो गया, आपका इंडिया गेट हो गया, आपका कुतुब मीनार हो गया। आपकी राजस्थान में तो सैकड़ों है जिनको नेशनल हेरिटेज, नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा प्राप्त है। तो राष्ट्रीय इमारत एवं राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करना, की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए आर्टिकल 48 ए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 48 ए क्या कहता है कि पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण, पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण आर्टिकल 48 ए है आपका। फिर उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 49, तो वो किसकी बारे में बात करता है, जो आपके नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, नेशनल बिल्डिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, रेड फोर्ट, ताजमहल, कुतुब मीनार, इंडिया गेट और ढेर सारी जो कुछ भी जितनी भी आप जानते हैं, उन सब की जो रक्षा करने का जो जिम्मेदारी है वो किसके कंधों पे है, तो वो है राज्य सरकार का कर्तव्य है। और कौन कहता है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं, जो स्टेट्स को डायरेक्ट करते हैं पॉलिसीज बनाने के लिए, जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, क्या है, जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो डायरेक्ट करते हैं स्टेट्स को पॉलिसीज बनाने के लिए, उसी के अंडर में आता है सब कुछ। जितने आपने आर्टिकल्स पढ़े आज, आर्टिकल नंबर आपका शुरू हुआ था 37 से, राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो आप और 37 से लेकर के कहां तक डीपीएसपी काम करता है, 51 तक। चलिए तो ये हो गया आपका आर्टिकल 49 तक पढ़ लिया आपने। आर्टिकल 50 की बात करते हैं हम लोग। आर्टिकल 50 क्या है, आर्टिकल 50 दिख रहा है ना, आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 जो है वो आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण करता है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, कार्यपालिका और फिर क्या आता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण। अच्छा आपको इसी साथ पता चलना चाहिए, आपके यहां कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, दो बॉडीज हैं, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है जुडिशरी। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों का काम समझाना, इन दोनों के बीच में एक फेयर रिलेशन बना रहे और ये दोनों अच्छे से काम करें, ये जिम्मेदारी भी किसकी है, राज्य की है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, यानी कि जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बना रहे, ये दोनों अपना अपना काम अच्छे से करती रहे, दोनों के बीच में एक तालमेल बैठा रहे। इसकी जिम्मेदारी भी किसके ऊपर है, तो राज्य के ऊपर है। लास्ट जो आपका आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 51 है जो आपका डीपीएसपी के तहत आता है, उसको भी यहीं देख लेते हैं, काम खत्म कर लेंगे यहीं पे। आप लोग उसका पूरे का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके 43 से लेके 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51 सारे आर्टिकल्स यहीं पे कवर हो जाएंगे। तो क्या कहता है आर्टिकल 51? आर्टिकल 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए, अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना। ये क्या है? तो ये भी है आपका आर्टिकल नंबर 51 कि हमारे जैसे मान लीजिए किसी अदर कंट्रीज से, कुछ और देशों से हमारी बाउंड्रीज अगर टच करती हो तो उनके साथ हमारे एक फेयर रिलेशन बनाए रखना, इसको भी डायरेक्ट करता है डीपीएसपी स्टेट्स को कि अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना है हमें अपने पड़ोसी मुल्कों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रखना है। तो ये बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 51 में। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। देखिए 50 है आपका कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण, अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना। आपका आर्टिकल 51 में बताया गया है कि
हमारे देश में जैसे मान लीजिए बगल में नेपाल है, पता चला गया नेपाल से लड़ गए, तो ऐसा कुछ भी काम हमें नहीं करना है। इज्जत के साथ रहना है, दूसरों के साथ तालमेल बना के। और वैसे भी हम लोग भारत के लोग हैं, तो हमें वैसे भी सीधे साधे लोग हैं, आज तक किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। हमसे कोई भी लड़ा जाए भैया, हम तो किसी से ना लड़ेंगे, जानते ही हम लोग को। तो आप कभी लड़ाई झगड़ा हुआ है हम लोग का? सुना कभी कि भारत ने किसी के ऊपर आक्रमण कर दिया या हमने किसी की जमीन कब्जा कर ली? नहीं करी। अपने ही देश के अंदर जो करना होता है वो कर लेते हैं, दूसरों से कभी कोई पंगा नहीं लिया हमने आज तक। तो अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये आर्टिकल 51 के तहत आता है। तो ये रहे आज आपने आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक पढ़ा। आपको मूल अधिकार थे आपके, फंडामेंटल राइट्स थे आपके 12 से 35, वो पिछले लेक्चर में खत्म हो चुका था। आज हमने शुरू की थी क्लास शुरू की थी आर्टिकल 36 से, जो कि था आपका राज्य की परिभाषा, और खत्म किया है आर्टिकल 51 में। और आर्टिकल 51 कहता है, क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना है, अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है मूल कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर आपको भारत देश में रहने पर कुछ अधिकार मिले हैं, तो साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। उन्हीं जिम्मेदारियों के बारे में जानेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, और आगे पढ़ेंगे कुछ नए आर्टिकल्स। तब तक के लिए आप लोग सब मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, पेपर आने वाले हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।